Okay, ma'am. Now start. नमस्कार। अगर आप सब हमें क्लियरली सुन पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं इसे एक इंटरैक्टिव सेशन बना सकूं। और इसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए ही मैंने आज पावर पॉइंट नहीं बनाया है। मैं इसे चाहती हूँ कि आप लोग बोले, एटलीस्ट आंसर्स में आप लोग लिखें और हम बोले और हम लोग एक इसको परिचर्चा की तरह ले, एक संगोष्ठी की तरह इस लेक्चर को हम संबोधित करें। और इसके साथ हम शुरू कर रहे हैं। ऐसे आप लोग सब कोई एनसीएफ से बहुत फैमिलियर होंगे और एनसीएफटी से भी। और हम जिस इसका एक निष्कर्ष बताना चाहेंगे, जो ये कहाँ से ये कहानी शुरू हुआ और कहाँ तक आज ये कहानी पहुंची है और क्या रूपरेखा है, तो इसीलिए आपका मंतव्य बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरी श्रृंखला में। सो कहानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट स्टार्टेड विद इंदिरा गांधी, लेट अस से 1982-83, जब उन्हें लगा कि टेलीविजन वाज a very important thing, that उनको 1964 में ही लगा, लेकिन थ्रू आउट ले जाने में और टेक्नोलॉजी को इस प्लेटफॉर्म में लाने में it took time, a time of maybe 20 years for televisions to come in। और आप सबको वो पुराने दिन होंगे जब मोहल्ले के एक ही घर में एक टेलीविजन हुआ करता था और रामायण जैसे सीरियल्स आया करते थे और हम लोग सब कतार में खड़े होते थे सिर्फ एक रामायण देखने के लिए। और उस टाइम का एंटेना हुआ करता था एक लंबा रॉड पे, एक टेढ़ा सा एंटेना जो हम लोग घुमा घुमा के एडजस्ट करते थे देखने के लिए। So that was the first penetration of technology into the Indian arena, along with obviously the big computers that came in a totally controlled AC room. अब जो दुखद घटना घटी with the death of such a tragic death of Indira Gandhi, we come to her son taking over. तो राजीव गांधी वेस्टर्न कल्चर से आए थे, वेस्टर्न अपब्रिंगिंग और एजुकेशन था और टेक्नोलॉजी को काफी वो वेस्ट में देखते हुए आए थे और चाहते थे इन हिज पीरियड दैट यस टेक्नोलॉजी शुड कम इन। सो राजीव गांधी के टाइम में हमें सबसे बड़ा चीज क्या मिलता है, एनपी 1986। तो हेलो 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 Yes, ma'am. ऐसे लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मैम, वो स्टार्टिंग में इसलिए आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है। आप कंटिन्यू करिए। ओके श्योर, थैंक यू। सो जो बात हुई कि राजीव गांधी तक फर्स्ट ब्रेक थ्रू वाज ऑब्वियसली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया और उसके साथ एनपी 1986 आया। 1986 एनपी अपने साथ बहुत खासियत चीजें लाई और जिसमें से टेक्नोलॉजी वाज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट, बहुत बढ़िया बात है भाई, टेक्नोलॉजी आ गई। साथ में 1990 तक आते आते उसके परिचर्चा में हमारे रामामूर्ति कमेटी भी आ गई, जिसको हम मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कमेटी थी, जिसमें फर्स्ट टाइम आईसीटी इंटीग्रेशन इनटू एजुकेशन की बात हुई। 1990s में हम देख रहे हैं राजीव गांधी भी चले गए। 1991 वी हैव नरसिम्हा राव एज द MHRD मिनिस्टर and 1989, I think 1989, Rajiv Gandhi also passed away and Congress won the re-election and Narasimha Rao came in as the Prime Minister and he was also the MHRD Minister. With him came Arjun Singh. Arjun Singh took up MHRD at that time also. और इस टाइम की बात ये है कि अर्जुन सिंह अपने कितने मॉडर्न थिंकिंग थे या कितने टेक्नोलॉजी प्रोन थे ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उनका बहुत क्लोज सहयोग रहा राजीव गांधी जी के साथ और जिसके चलते में भी टेक्नोलॉजी एम्बेडेड लर्निंग उस टाइम नरसिम्हा राव, अर्जुन सिंह, फिर माधवराव सिंधिया केम इन, सो दे ऑल ब्रॉट टेक्नोलॉजी एनरोल्ड लर्निंग। So by that time हमें लगता है जो POA 1992 आ गया and technology became a big hip thing। लेकिन साथ में जब हम चाहे जो पश्चिमीकरण के साथ हम अपने एजुकेशन को बहुत मॉडर्नाइज कर दे और बहुत एनलाइटेंड कर दे, हमने क्या किया, हमने बहुत चीजों को अपने सिलेबस में थोप दिया। तो हमारे बहुत बड़ी चर्चा की विषय क्या होगी कि हमारे बच्चे हमसे दुगुना बैग का वेट बोने लगे and school bag weight became one of the most pertinent issues of the time। और प्रोफेसर यशपाल जैसे साइंटिस्ट started voicing it in a very big way, जो हम क्या कर रहे हैं।
So हम देखते हैं एक major turnover is coming with Professor Yashpal sitting in the National Advisory Committee in the year 1992, and the smallest ever report, a commission report, smallest ever commission report of Indian history, 16 pages it is, and it is called कोई मुझे पिंग करेगा, what is that report called, which came in 1993 that changed the complete education scenario? कोई मुझे पिंग करेगा? Okay, so I don't know whether interaction is coming or not, but the report का नाम था Learning Without Burden. Learning Without Burden. हेलो मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू. Yeah. हेलो मैम, एक्चुअली हाँ ये लाइव इवेंट है और आप ना 20 सेकंड डिले चलते हैं. जैसे Okay. मैं क्रिकेट मैच होता है ना, डिले चलता है, वो लाइव चल रहा है, तो ये आपके बोलने के बाद लोग 20 सेकंड के बाद आपको सुन पाते हैं. Okay, sure, ओके sir. I ओके didn't ओके have the idea. कंटिन्यू. Sorry, ओके sir. मैम, कंटिन्यू. Okay. So वो report जो आया वो Learning Without Burden आया, that changed the total scenario of education scenario. अब we are having Atal Bihari Vajpayee in 1996 coming in and Murli Manohar Joshi as his education minister, MHRD minister, and पहली बार हम लोग को लगा कि हाँ, हमारा जो इंडिजिनस नॉलेज है, हमारा जो भारतीयकरण है, जो चीजें हैं वो हमारे करिकुलम में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल करिकुलम जो हम बच्चों के लिए दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है. लेकिन वर्ल्ड सिनारियो के साथ, वर्ल्ड इम्पैक्ट के साथ वो उतना अनोखे तरह से नहीं बैठ पाया. उसका कारण क्या था? हालांकि हम NCFSE 2000 ले आए इंडिजिनियस नॉलेज के साथ और वैदिक मैथमेटिक्स के साथ और बहुत आदर्शों के साथ, बहुत विजन्स के साथ, जो कि अगर रुक जाता तो शायद 2005 में जो हमने इतने बड़ी तरीके से सुइसाइडल रेट और इन सब चीजों को फेस किया, चिल्ड्रन का स्ट्रेस प्रॉब्लम को फेस किया, शायद हमें फेस नहीं करना होता. लेकिन हम देख रहे हैं कि उस वक्त हमारा जो समाजीकरण का जो परिस्थिति था उसके साथ वो करिकुलम उतने बढ़िया से खप नहीं पाया. एक कारण वो था. दूसरा कारण ये था कि ऑब्वियसली BJP government again went off and Congress government with its own ideology penetrated. समाजीकरण की परिस्थिति क्या थी कि 2K जो 2000 में जो 000 का प्रॉब्लम आने लगा और जो बैंकिंग के सारे रिकॉर्ड, सारे इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड सब कुछ जीरो हो जाने का प्रॉब्लम हुआ, तब एक बहुत बड़ा इनफ्लो आया कि हमें क्या चाहिए, हमें कंप्यूटर इंजीनियर्स चाहिए. तो हमें हर अभिभावक को कैसे बच्चे चाहिए थे? भैया इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा चाहिए जिसको फ्लुएंट इंग्लिश हो और उसका और फ्लुएंसी किसमें हो, मैथमेटिक्स एंड एनालिटिकल एबिलिटी, एंड ही शुड बी एबल टू क्रैक इंजीनियरिंग, IIT, और भाई फॉरेन जाना है. ये था हमारा मेजर एम्स एट दैट टाइम ऑफ इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री. एंड वी सी अ रैपिड डाउनफॉल इन टीचर एजुकेशन. जो बच्चा BA, BSc, MSc करके टीचर एजुकेशन में आ रहा है उसका कहाँ जा रहा है? मास्टर वाह बनने जा रहा है. और हमारा बेटा किधर जा रहा है? हमारा बेटा बिलैत जा रहा है, इंजीनियर बन गया है. So you see a reflection of Chetan Bhagat's story 5.1, जिसको हम बाद में 3 Idiots में भी बनाए. वो एक समाजीकरण की घटना थी जहाँ पे हम सोच ही नहीं रहे थे कि हमारे बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर बिना कुछ और बन सकते हैं. The question was not arising. अब ये जो हम लोग ओवरबिल्डिंग प्रेशर करते रहे बच्चे के ऊपर, कहीं ना कहीं वो प्रेशर बढ़ता गया, हमारे सुसाइड रेट्स बढ़ते गए, हमारे मेंटल स्टेट्स बढ़ते गए, और आज आप हर्ष देख ही रहे हैं कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. मेंटल हेल्थ इज अ मेजर इशू इन इंडिया. नाउ वी आर बैक टू 2002-03, जब फिर से वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के बाद मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई एंड कपिल सिब्बल बिकम्स द education minister. Now with it comes NCF 2005, which at last realized the vision of Professor Yashpal. अब देखिए यहाँ से कम हमारे 13 साल फिर आगे चल रहे हैं कि और NCF 2000 के भी 5 साल बाद हमारे पास NCF 2000 आ रहा है. और ये जो प्रोफेसर यशपाल के आधारों को जो प्रोफेसर राजपूत, प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने हाईलाइट करके जो हमारे NCF 2005
बना वो टोटली बिहेवियरिस्ट आइडियोलॉजी से हटकर, यानी कंडीशनल लर्निंग जो पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर वाले रोट लर्निंग थ्योरीज या कंडीशनल बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरीज से हटके हम कहाँ पे आ रहे हैं, हम वाइगोत्स्की, पियाजे के कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी की ओर अग्रसित हो रहे हैं। और उसमें हम देख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि a major change should come. The child should become the center of the classroom. और एक बहुत बड़ा चेंज आया क्योंकि टीचर्स को प्रिसाइसली बोला गया कि अगर आपके बच्चे नहीं सकते हैं तो ये आपकी फेलियर है, नॉट दैट ऑफ द चाइल्ड। हर बच्चा अपने समय और अपने समय के अंतराल में वो सीखने में कामयाब है। हर बच्चे के पास सीखने का अधिकार है, जिसको हम लोग RTE 2009 में भी इस बात को ले आए। हालांकि तब भी हम नहीं बोल सकते हैं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आ गई, क्योंकि सैम पिट्रोडा की जो रिपोर्ट आई उसमें हम फिर भी बोल रहे थे जो अंग्रेजी मीडियम, मैथमेटिक्स, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लर्निंग एंड दैट इज व्हाट इज गेटिंग अस इन द वर्ल्ड मार्केट। तो उसके बाद हम क्या आधार पर देख रहे हैं, NCF 2005 को अपने जड़ को जमाने में टाइम लगा, बट चेंज आया फ्रॉम टीचर सेंटर्ड लर्निंग टू चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। फ्रॉम ये विचार कि भाई टीचर सब जानता है, बच्चा नहीं जानता है, बच्चा दिमाग में खाली दिमाग लेके क्लास में आता है और हम जो चाहते हैं उसी को उसके बच्चे के अंदर घुसाते नहीं। बात क्या आई, बच्चे अपने आइडियाज को लेके क्लास में आते हैं, जिसको जॉन लॉके के आइडिया में हम बोलते हैं द चाइल्ड डज नॉट कम इन अ स्टेट ऑफ तबुला रासा इनटू द क्लासरूम, व्हेन ही comes with the total socialization that is happening around him. So उसके आधार पर हम क्या देखते हैं बढ़ते हुए कि किस में चेंज लाने हैं। सबसे पहले चेंज लाना है हमारे टीचर एजुकेशन के करिकुलम फ्रेमवर्क, और उसके आधार पर हमें किस पे चेंज लाना है, हमें चेंज लाना है ये मानसिकता पे, जो भाई टीचर बनने से कुछ नहीं होता है। नहीं, टीचर ही तो है जिसे हमें बनना है, जिसे हमें बनाना है, यही तो नींव है। भाई इंजीनियर का बच्चा को भी आप विद्यालय ही ना भेजेंगे पढ़ने के लिए, और पढ़ाएगा कौन? हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, और हम इस देश की नींव को रखेंगे। और जब तक ये सामाजिक धारणा में बदलाव नहीं आता है, जब तक हम और हमारे छात्र और छात्राएं इस बात से गर्वित नहीं होते हैं कि हाँ हम ही देश के आधार है, हमें खड़े होना है और हमें इस देश के नींव को खड़े होना है, तब तक हम ब्रेन ड्रेन जैसे प्रॉब्लम्स रोक ही नहीं सकेंगे। सो NCFT 2009 एक बहुत बड़ा आधार लेके आया, एक बहुत बड़ा चेतावनी लेके आया, एक बहुत बड़ी बातों को लेकर आया कि हमें पूरे टीचर एजुकेशन का कायाकल्प बदलना है, हमें एक बहुत बड़ा चेंज लाना है कि टीचर एजुकेशन इज a very important aspect of this curriculum. So till 2014 we have many changes, जैसे कि हमारा मेंटल स्ट्रेस के ऊपर बहुत बातें हुई, और फिर एग्जामिनेशन को सिस्टम्स को पूरा हटा दिया गया, 8वीं तक RT को लागू किया गया, लेकिन देयर वाज अ मेजर फेलियर। भाई आप 8वीं तक बच्चों को जब एग्जाम से माफ कर दे रहे हैं तो बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं? So there was a huge complaint, जो 9th के टीचर 10th के टीचर परेशान थे कि भाई हमारा बच्चा बोर्ड एग्जाम कैसे देगा, नहीं दे सकता है। सरकारी स्कूल के शिक्षक ये बात को ऐसे रखते थे कि नहीं मैडम नहीं दे सकता है। They don't know even to write a single proper sentence. There are continuous error in a sentence writing. तो उस बच्चे से आप बोर्ड कैसे दिलवा सकती हैं? So with this whole issues, when Smriti Irani madam came in as the MHRD minister, she brought back the examination system. So from 2014 onwards, we again see the requirement of the time and the formation of the requirement. We see that NEP 2019 came into a formation with the major changes, and you have already heard I think many deliveries on
NEP 2019, and it comes at a very well established time, at a very good juncture when indigenous knowledge and Indian ways will be appreciated, and the old knowledge and going back to old ways, प्राचीन में नवीनता ढूंढना और अपने आप में पूर्णता ढूंढना और आत्मनिर्भर बनने की जो प्रक्रिया है और जो महत्वपूर्ण घटना है इतिहास का, जो अभी इस 2019 में हमें अपने आप को, अपने आधार को, अपने विचारों को सोचने में मजबूर किया है, इस समय NEP 2019 का आना बहुत ही सही समय पे सही घटना रहा. So we shall again go back 15 साल के इस आधार पर. Now I have told you a story from NP 1986 से हमारा जो 30 साल की जो हमारा एक जर्नी रहा टू NEP 2019. आज का लेक्चर हम एकदम आधारित करते हैं दो विषयों के बीच में. NCF 2005 जिसने टीचर सेंटर्ड लर्निंग को पूरी चेंज करके लर्नर सेंटर्ड लर्निंग में, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एकदम कन्वर्ट कर दिया. टीचिंग बिकेम लर्निंग. From a teacher-centric classroom, we became a learner-centered classroom. From a method of delivery of continuous lecture, it became an activity-based classroom. तो ये जो major changes आए, from ये बोलना कि नहीं बच्चा गधा है तो ये बोलना कि अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है. ये जो मेजर विचारधारा में जो चेंज आया, जो बातों में जो बड़ी सामाजिकरण की पूरी प्रक्रिया में जो चेंज आया, इस आधार को का बीज रोपण NCF 2005 किया और जिसके आधार पर हम फिर से NCFT 2009 को देख सकते हैं. सो अगर हम बात करेंगे NCF 2005 का, तो NCF 2005 की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई? बहुत सुंदर लाइनों से ये खुलता है. ये बुक जब आप खोलेंगे तो ये खुलता है टैगोर के लाइन से. रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक ऐसे था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, और इस कहानी के साथ, इस ऐसे के साथ ये बुक खुलता है. अब NCF के जो अगर हम बात करेंगे तो NCF के मेजर मुद्दे हमारे क्या है? फर्स्ट है नॉलेज इन द क्लासरूम, नॉलेज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम एंड नॉलेज बियॉन्ड द क्लासरूम. हम टैगोर की बातों से इस लेक्चर को क्यों शुरू कर रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा आधार ये था कि जब विश्व भारती टैगोर ने बनाया था तो उन्होंने सबसे पहले अपने क्लासरूम्स को पेड़ों के नीचे बनाए थे, जो बच्चे प्रकृति के गोद में पढ़ेंगे. ये उन्होंने अपने जीवन से किया था, क्योंकि आप लोग, बहुत लोग इस बात से अवगत भी होंगे कि जब रविंद्रनाथ जी को स्कूल में पहली बार भेजा गया था तो वो खिड़की से ही बाहर देखते रहते थे. उनको समझ में नहीं आता था जिस कॉन्क्रीट जंगल में वो क्या कर रहे हैं और यहाँ से वो क्या सीखेंगे. सो ही रिफ्यूज टू गो टू स्कूल. और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर उनको घर में ही शिक्षकों द्वारा शिक्षित करते हैं और वो अपने जीवन को पूरी प्रकृति के गोद में देख के करते हैं, जो उनकी शांति निकेतन विश्व भारती का आधार बनता है. सो इट इज one of the aspects of the teaching and learning of Tagore of bringing education from the classroom to beyond the classroom. So this is our first aspect of NCF 2005, a teaching that is given within the classroom, a teaching that is given beyond the classroom. So second बात हमारा क्या आया? Second बात हमारा आधार ये बना कि भाई no to rote learning. रोट लर्निंग इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली. अगर हमें संस्कृत के शब्द रूप धातु रूप सीखने हैं या हमें मैथमेटिक्स के टेबल सीखने हैं, हाँ, लेकिन कहाँ तक? कहाँ तक सवाल उठता है, कहाँ तक? कहाँ तक हम ये मान ले कि बच्चा हर कुछ को रट के जाके एग्जाम दे के आएगा. आज मैंने रटाया, कल उसने एग्जाम दिया, परसों आप उससे पूछिए, ही इज अ तबूला रासा, यानी उसका माइंड पूरा ब्लैंक है. उसने जो भी रटा था उसको उसने उलट दिया है और बात खत्म है. तो इसी प्रक्रिया को हमें समाप्त करना था, इसी चीज को हमें बंद करना था.
सो एनसीएफ का सेकेंड आधार क्या बना, जो हमें एक एनरिचिंग करिकुलम चाहिए, अ करिकुलम दैट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। हमारा तीसरा आधार क्या बना, तीसरा आधार हमारा बना जो एग्जामिनेशन शुड कम फ्रॉम द एविडेंसेस एंड इंसिडेंट्स ऑफ द लाइफ। एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हमारे ये नहीं होने हैं कि भाई क्या आपने रट के आया और टेक्स्ट बुक में लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट क्या है। लेकिन हम फिर से एक सवाल उठाते हैं आप लोग से, इस बार भी आप आईसीसी की मार्किंग देखे होंगे और आप देखे होंगे कि मेनी पीपल इवन गॉट 100%, तो उनमें क्या 1% भी अब सीखने की गुंजाइश नहीं रह गई है, या उनकी डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक मेमोरी इज सो डिटेल्ड दैट उनके पास अपने कंस्ट्रक्शन और अपनी क्रिएटिविटी की कोई जगह ही नहीं रह गई है। तो ऐसे सवाल आज भी हमें विचलित करते हैं और आज भी हमें उस कटघरे में खड़ा करते हैं जिसमें हमें अपने करिकुलम के सवाल और एनसीएफ के पेनिट्रेशन किस हद तक हो पाया है इनटू आवर सोशल सिस्टम एंड इनटू आवर एजुकेशन सिस्टम पे ले आके खड़ा करता है। अब इफ वी मूव ऑन टू द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ, इट इज आइडेंटिटी फॉर्मेशन by carrying concerns within the demonstration clarity of the country. So ये हमारे बीएड में बाद में एनसीएफटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर की तरह आता है, स्कूल सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी। कि हम जब अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, जब हम अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रियलाइजेशन को कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तो हम आत्मनिर्भर कहाँ से बनेंगे। जब हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं, जब हम अपने आप पे खड़े नहीं हो सकते हैं, तो हम कैसे एक देश की निर्माण करेंगे, कैसे हम आने वाले 30 सालों का सपना देखेंगे, कैसे हम एक शिक्षा का प्लेटफॉर्म एक वर्ल्ड को देंगे। हम अपनी शिक्षा को बस इंडिया तक रेस्ट्रिक्ट करने से तो हम वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं हो पाएंगे, हमें आगे बढ़ना है। हमें फिनलैंड को हम बोलते हैं कि नंबर 1 है भाई एजुकेशन सिस्टम में, व्हाई नॉट इंडिया। और इसी आधार के साथ हमारा, इसी सपने के साथ हमारा एनसीएफ 2005 और एनसीएफटी 2009 का आधार बनता है। So if I go on with the first summarization of the chapter, we say that strengthening a national system of education in a pluralistic society. तो इसकी बात में हम आते हैं अगेन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। तो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी क्या है, क्योंकि इंडिया एक बंधन में कई भाषाओं के डोरों के साथ बंधी हुई है, कई सब कल्चर्स में बंधी हुई है, कई रिलीजियन, रीजियन, कास्ट, ट्राइब, कई कई सेक्शन सब सेक्शन में कई कई भिन्नता और विभिन्नता के बीच एक फूल की तरह खिली हुई है। और उस फूल को अगर हम चाहते हैं कि वो पल्लवित हो, अगर वो चाहते हैं कि वो पुष्पित हो, तो हमें हमारी सोच और विचार के आधार को बदलना पड़ेगा। तो हम बदलेंगे कैसे? ऑब्वियसली हमें इक्वालिटी लॉ दे सकता है, लेकिन हमें इक्विटी लाना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं कास्टलेस सोसाइटी की बात, हम बोल सकते हैं जो भाई हम टीचर एजुकेशन को भी उतनी महत्वपूर्णता देंगे जितनी कि हम एक आईआईटी के इंजीनियर को देंगे, लेकिन जब तक हम उस चीज का इक्विटी नहीं बनाते हैं, जब तक हम उस चीज का उसको कैरी आउट नहीं करते हैं अपने डेली जिंदगी में, उसकी क्या महत्वपूर्णता है। हम जब तक अपने आप को नहीं बोलते हैं कि हम बदले हैं, हमारी विचार बदली है और हम अपने शिक्षा नीति को अपने विचारों का आधार बना सकते हैं, तब तक बदलाव लाना बड़ा मुश्किल है। सो इक्विटी क्या लाएगा? इक्विटी क्वालिटी लाएगा, जिसकी बात आज भी हो रही है। आज की बात में टेक्नोलॉजी हैज एक्चुअली मेड एजुकेशन रीच द अनरीचेबल, and again on the other hand it has made education more unreachable to the unreachable. मैं फिर दोहराती हूँ अपने बात को। The technology today under this COVID pandemic 19 has made education
reachable to the unreachable. आज हमारे स्कूल्स बंद है लेकिन हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, हमारे बच्चों के पास पीपीटीज जा रहे हैं, शेयरिंग्स जा रहे हैं, मूवीज जा रहे हैं, व्हाट्सएप जा रहे हैं। और ये बहुत ही बधाई की बात है कि हमारे टीचर्स जिनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं आते थे वो भी अब व्हाट्सएप वीडियो कॉल में क्लासेस लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, भेजते हैं। ये बहुत ही बधाई देने लायक प्रक्रिया है जो मैंने रिमोट जगह के टीचर्स को भी देखा है। और इवन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एक झारखंड की कहानी आई थी जहाँ पे शिक्षक को ये लगा कि हमारे बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बैंड बाजे वाले से लाउड स्पीकर उधार ले आके अपने घर से लाउड स्पीकर से पढ़ाना शुरू किया, टाइमिंग देके बच्चों को, ताकि गांव के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके। तो हमारे शिक्षक ऐसे हैं तो भारत आगे क्यों नहीं जाएगा। लेकिन why am I saying that it has made more unreachable to the unreachable? क्योंकि जो हमारे बच्चे इंटरनेट नहीं पा रहे, रिमोट सेक्शंस में हैं, जैसे कि मैं अपने ही कॉलेज का एग्जांपल दे सकती हूँ कि मेरे बच्चे अंडमान निकोबार में हैं और 3 आइलैंड फेरी से क्रॉस करके आके उन्हें अपना असाइनमेंट तक लोड करना पड़ता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ अनरीचेबिलिटी। हमारे जेएनवी के बच्चे हैं जिनके पास आपके स्मार्टफोन्स नहीं है जिसके चलते वो कोई क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं घर घर में जहां घर में सिर्फ एक स्मार्टफोन है और 3 बच्चा है, तो बताइए कौन क्लास करेगा। तो इक्वालिटी है, इक्विटी कहाँ है? और इक्विटी है तो क्वालिटी कहाँ है? तो एक्सेस एंड एक्सेसिबिलिटी वर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2005 and for which we are still working, and we have to keep on working. Work is something we have to keep on working till we achieve. अब अगर हम आते हैं एनसीएफ के सेकंड चैप्टर में, what does NCF का सेकंड चैप्टर टॉक ऑफ? It talks of the reframing and reorientation of the perception of learning and learning, जिसके बारे में अभी तक हम लोग काफी बात कर चुके हैं कि भाई अब teacher is the responsible person. Every child can learn and every child learns in his own way. Every child learns in his own learning style, in his own ways of multiple intelligence. And thus हम देखते हैं कि वाइगॉट्स्की, पियाजे के साथ हम गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर के थ्योरीज को भी बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं और मल्टीपल इंटेलिजेंस इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टीचिंग लर्निंग फेनोमेना। उसके साथ है दैट हम डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं। इसमें हम कोट करना चाहेंगे कि बहुत सुंदर बात प्रोफेसर यशपाल बोला करते थे, जो जब मैं बीएचयू में पढ़ती थी, वो स्वतंत्रता भवन और बीएचयू में, अगर आप लोग बहुत लोग बीएचयू से हैं तो आप लोग कनेक्ट कर सकेंगे, प्रोफेसर यशपाल आया करते थे और वो वहां पे हमेशा जब भी आते थे तो वो स्टूडेंट से एक इंटरेक्शन सेशन रखा करते थे। तो वो एक बहुत सुंदर कहानी सुनाया करते थे कि डोंट एवर स्टे इन योर ओन क्यूबिकल, यानी मैच बॉक्स की तरह अपनी आंख को चेन में पकड़ के अपने आप को बंद मत कर दीजिए, क्योंकि एक्सरे मशीन तभी बना था जब एक फिजिसिस्ट अपने दोस्त एक डॉक्टर के घर में चाय पीने आया था और डॉक्टर उसे सुबह सुबह बहुत कंप्लेन किया था, बताओ अब हाथ तोड़ के मेरा पेशेंट आया है, मैं कैसे उसको देखूं, मुझे कैसे समझ में आएगा वो क्या कर रहा है, मैं उसको कितना बढ़िया से इलाज कर पाता अगर मुझे सिर्फ दिख जाता, सिर्फ एक बार दिख जाता जिसका हड्डी कहाँ से टूटा है, कैसे टूटा, और मैं उस चीज का हल निकाल देता। और फिजिसिस्ट को लगा जो सही में उसका दोस्त कुछ करना चाहता है, समाज के लिए और एक बेहतर कुछ करना चाहता है, और वापस आके उसने डॉक्टर को हेल्प करने के लिए एक्सरे मशीन बनाया। जब तक हम आपसे ना बोले, आप हमसे ना बोले, आप अपना डिसिप्लिन हमसे शेयर ना करें और हम अपने शिक्षा और शिक्षण की विधि को आपसे शेयर ना करें, तब तक हम एक बेहतर करिकुलम कैसे बना सकते हैं। चैप्टर 3 ऑफ एनसीएफ जो है वो हमें लैंग्वेज के ऊपर डेडिकेटेड है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जितने स्टॉलवर्ड्स थे, वो ऋषि अरबिंदो हो, वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, वो हमारे महात्मा गांधी जी हो, फादर ऑफ द नेशन, हमारे जितने स्टॉलवर्ड्स थे वो हमारे इवन जे कृष्णमूर्ति जी हो और हमारे मदन मोहन मालवीय जी हो, हर कोई इस बात के बहुत स्ट्रेस किया है, जो कि हमारे एनईपी 2019 में भी बहुत बड़ी तरीके से रिफ्लेक्टेड है कि हमारा एजुकेशन मातृभाषा में होना चाहिए।
लेकिन क्या हमारे इंडिया जैसे जगह में खाली मातृभाषा से पठन शिक्षण होने से ही क्या बच्चा स्टैंड कर सकता है? नहीं, हमारे बच्चे के लिए जरूरत कई सारे लैंग्वेजेस होते हैं। एक मातृभाषा, एक जिस स्टेट में उनके पिता या माता काम कर रहे हैं वो भाषा, मातृभाषा के साथ स्टेट भाषा, साथ में हमारे लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम भारत जैसे देश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं हर लोग से। उसके साथ अगर हम एक वर्ल्ड मार्केट में स्टैंड करना चाहते हैं तो ये भी बहुत जरूरी है कि हमें अंग्रेजी भी आए। तो एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 4 लैंग्वेज लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक बच्चे के एजुकेशन के लिए। सो हालांकि हमारे बच्चे के ऊपर स्ट्रेस बहुत है, लेकिन हमारे बच्चे बहुत एडेप्टेबल हैं। देखिए आप ही में से कितने लोग होंगे जो कितने भाषाएं बोल लेते हैं? कम से कम हम में से हर कोई तो 3 से 4 भाषा तो ऐसे ही बोलता है। तो हमारे बच्चे भी सीख पाएंगे और हम उन्हें अगर प्रमोट करेंगे शुरू से जो नए कल्चर्स को सीखना चाहिए और नई भाषाओं को अपनाना चाहिए, तो जरूर हम एक एकतापूर्ण भारत का निर्माण जरूर और अवश्य कर सकेंगे। सो multilingual character of Indian society should be seen as a resource for enrichment of school life। ये हमारा NCF का चैप्टर 3 का आधार बनता है कि multilingual character should become a very enriching aspect। फोर्थ चैप्टर हमारा कहाँ जाता है? फोर्थ चैप्टर is my mathematics। So mathematics is the ability to think logically। मैथमेटिक्स हमारे हर चीज में है। हमारी माँ जब एम्ब्रॉयडरी करती है तो हर स्टिच को भी गिनती है। हमारे माँ दादी लोग जब खाना बनाती थी, या हम जब खाना बनाते हैं, या आप जब खाना बनाते हैं, आप एक चाय के कप में भी कितना चम्मच चीनी देते हैं आप वो भी गिनते हैं। तो आप गिनती से कहाँ जा सकते हैं? तो सबसे पहले हमारा बात है जो ये जो हम लोग हवा बनाए रहते हैं, जो भाई लड़की है गणित नहीं कर पाएगी, लड़की है आर्ट्स पढ़ेगी, ह्यूमैनिटीज पढ़ेगी, लड़का है साइंस पढ़ेगा। सबसे पहले तो हमें इस जेंडर बैरियर को तोड़ के बाहर निकलना है कि नहीं, लड़की भी उतना ही अच्छा गणित जानती है। लड़की तो हर चीज में गणित का इस्तेमाल कर रही है आपके घरों में, हर बात पे गणित है। तो लड़की से गणित कहाँ नहीं होता है? और ये जो हम शुरू करके मतलब कॉन्टिन्यूसली ये जो हम करते रहते हैं, जो गणित के प्रति जो एक हम ये फोबिया क्रिएट कर देते हैं जिसको हम मैथ्स फोबिया बोलते हैं, इससे हमें निकलना है और एनालिटिकल साइंटिफिक इंक्वायरी एंड थिंकिंग को हमें आगे बढ़ाना है। उसके बाद आते हैं हम साइंस टीचिंग। तो साइंस में हम एनसीएफ में क्या देखते हैं? दो चीजों को देखते हैं। फर्स्ट इज द कंटेंट वैलिडिटी एंड सेकंड इज द कॉग्निटिव वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या है? जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या है? क्या वो प्रोसेस हो पा रहा है? हमारे ये जो पठन पाठन की क्रिया है, हमारा जो अधिगम और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, क्या वो प्रोसेस हो पा रहा है हमारे बच्चों के माइंड से? या वो टेक्स्ट बुक को देख रहा है फिर से भी बैक टू रोट लर्निंग, हम देख रहे हैं, हम रट रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, या हम उसके थ्रू प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं? उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जिसके हम सोशल साइंस की बातें करते हैं। तो सोशल साइंस हमारे बच्चों को क्या देता है? इस समाज से जुड़ने की क्रिया देता है, हमें आपको हमको समझने समझाने और इस समाज के आधार को पकड़े रहने की क्रिया देता है। जैसे कि हम मानते हैं कॉलबर्ग के टर्म में, जो अगर हमें समाज को रखे रहना है तो इस समाज के जो रिजिडिटीज हैं, जो रीढ़ताएं हैं, उन्हें क्वेश्चन करना भी हमें सिखाना पड़ेगा। तो सोशल साइंस जो एनपी ने सोशल स्टडीज से जो परिवर्तन करके ये टर्म सोशल साइंस किया, ये बहुत सही था। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जो साइंस है जो हमें हर चीज को अंधविश्वास से अपनाने नहीं देता है, बल्कि हर चीज को एक प्रश्न के साथ एक उत्तर ढूंढने में हमें मजबूर करता और तब हमें उस बात की यकीन करने देता है, वही चीज हमें सोशल साइंस एज ए इंक्वायरी में। उसके बाद हम आ जाते हैं जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है हमारे एनसीएफ 2005 की, जो हमारी पठन पाठन की प्रक्रिया थी, जिसको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में ला रहे हैं। लेक्चर मेथड ऑब्वियसली जो प्लेटो और सोक्रेटिस के आदिम जमाने से आया था, इट इज वेरी
good. I will never say lecture is not good, क्योंकि lecture हमें बिना chalk and बिना टेक्नोलॉजी के बच्चे को ज्ञान दे सकता है। हमारे वेद की ओरिजिन ही श्रुति और स्मृति है, और हमारा कॉग्निशन एबिलिटी और हमारे उच्चारण के ऊपर ही हमारी स्निग्धता और चेतना डिपेंड करता है। लेकिन हम उसको सिर्फ कैटर कर सकते हैं टू ऑरल लर्नर्स। हमारे जो विजुअल लर्नर है या हमारे जो किनेस्थेटिक लर्नर है, उनके लिए हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि हमारे गांधी जी ने हमेशा कहा है कि करके देखो, हर चीज को करो, अपने हाथ से करो और सीखो। और उनकी जो नई तालीम थी, उनकी नई तालीम इसी क्रिया को जन्म दी थी, और उनकी नई तालीम इसी विचारधारा को आगे बढ़ाई थी, जो करके सीखो। सो ये हम बोल सकते हैं एक निष्कर्षता है ओवरऑल कि हमारे टोटलिटी में एनसीएफ क्या बोलती है। तो हम इसके माध्यम से आते हैं अपने एनसीएफ के चतुर्थ चैप्टर में, जहां पे हम फिर से बात करते हैं जो हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, हर भाषा के लिए हमें क्या करना है। हमें हर भाषा के लिए हमें स्पेसिफिक एक्टिविटीज प्रिसाइज करनी है। उसी से हमारे एनसीएफटी 2009 की भी आधार बनती है, जो हमें पेडागोजी टीचिंग शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारा जो स्किल लर्निंग है, इट शुड बी वेरी वेल। और उसके साथ हम देखते हैं कि एनसीएफटी का एक मेजर आधार जो बनता है वो है हमारा फील्ड एक्सपोजर। तो हम एनसीएफटी के माध्यम से भी हम हट के आते हैं, कहां से? फ्रॉम द रोट लर्निंग ऑफ ओनली बेसिक फिलोसफी, बेसिक साइकोलॉजी एंड बेसिक सोशियोलॉजी, जो कि ऑब्वियसली हमारे विजन्स और एम्स को बनाते हैं, लेकिन हम उतने ही इंपॉर्टेंस किसको देना शुरू करते हैं? टू द फील्ड एक्सपोजर। और बीएड 1 साल से परिणत होता है 2 साल के बीएड में, ताकि हम जो 1 महीने का प्रैक्टिस टीचिंग करते थे, जिसको हम बढ़ा के कर सके 6 महीने का मिनिमम प्रैक्टिस टीचिंग। तो जो हमारी ये 6 महीने की प्रैक्टिस टीचिंग का आधार बनता है, उसमें हम कैसे उस आधार को बनाते हैं? पहला है स्कूल एक्सपोजर। जाओ, देखो, ऑब्जर्व करो। हमारा जो एनसीएफ का पहला निचोड़ है ऑब्जर्वेशन। आप अगर प्रकृति को ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा, आप अपने आप से उसको अगर परखिएगा नहीं, निहारिएगा नहीं, तो आप कहां से इसमें आगे बढ़िएगा? सवाल ही नहीं उठता है। तब तो हम फिर वापस आ गए उसी रोट लर्निंग में। तो पहली बात हम किस में आए? स्कूल एक्सपोजर। स्कूल एक्सपोजर में हम सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाते हैं? केस स्टडी। हम बच्चे को सिखाते हैं जो ऑब्जर्व करो, छोटी छोटी चीजों की बातों को निकालो। उसके बाद हम बच्चों को ले जाते हैं मल्टीकल्चरल के लिए, यानी हम उसको कम से कम 2 हफ्ते का एक्सपोजर देते हैं, जहां पे हम सबसे सुंदर बात जो करते हैं, हमने सब्स्टिट्यूट क्लासेस लेने देते हैं, जो इनोवेटिवली क्लास में जाओ और अपने क्लास एंगेजमेंट को सीखो, क्लास कंट्रोल को सीखो। हर चीज लेसन प्लान बना के जाके ही क्लास में नहीं होता है। बहुत चीजें अचानक क्लास में घुस के अचानक कई कई अनोखी बातें करके होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? स्कूल एक्सपोजर में हम बच्चे को बनते हैं जो ऑब्जर्वेशंस आपने स्कूल एक्सपोजर से मल्टीकल्चरल में आए, मल्टीकल्चरल में आप कैसे करेंगे चीजों को? तो बच्चा अपने आप में स्कूल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखता है, बच्चा आपका आधार में ये करता है, जो उसका ड्यूरेशन है, जर्नल लिखता है, एक फील्ड जर्नल लिखना सीखता है, उसके अनुभूतियों को देखना सीखता है, जनरल टीचर को ऑब्जर्व करता है, अपने पीयर टीचिंग को ऑब्जर्व करता है, और साथ में केस स्टडीज निकालता है। ये केस स्टडीज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली एनसीएफ 2005 के आधार पर, बट आरटीई 2009 के आधार पर। जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे, जो हमारी क्लास में कई 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 डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं, जब तक हम एक बच्चे से दूसरे बच्चे को डिफरेंशिएट करना नहीं सकेंगे, तब तक हम इंडिविजुअल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को सार्थक नहीं कर सकते। सो इफ वी मूव ऑन, उसके बाद हम आते हैं इंटर्नशिप में। और इंटर्नशिप का जो ये हम बड़े 4 महीना से 5 महीना देने की कोशिश करते हैं एक टोटल सेमेस्टर में, ये हमारे बच्चों को पूरी एक शिक्षक होने के ढांचे में ढाल देता है। ऐसा नहीं है कि हमारे वक्त में जैसे था हम घबरा के गए, 40 लेसन लिए और निकल आए। हमने बहुत कुछ सीखा है उस 40 लेसन में,
बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वही 40 लेसन के आधार पे हम आज बोलते हैं जो बच्चा जब एक रेजिडेंशियल स्कूल में 4 महीने रहता है, पूरा प्रक्रिया को सीखता है, पूरे हर चीज को अपने स्कूल एक्सपोजर में जो सीखा हुआ ऑब्जर्वेशन टेक्निक है उसको देखता है, अपने फील्ड जर्नल को लिखता है, अपना रिफ्लेक्शन जर्नल को लिखता है, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड को लिखता है, तो वो एक परिपूर्णता के साथ एक शिक्षक बनने में सार्थक होता है। तो उसके साथ हम जाते हैं अपना लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीएफ में, जिसको हम बोल सकते हैं वाज द लास्ट बेसिक चैप्टर ऑफ एनसीएफ। तो उसमें हम रेज करते हैं मेजर कंसर्न ऑफ क्वालिटी, जिस बात को हमने पहले भी की, जो इक्विटी इज देयर, एक्सेस इज देयर, बट विदाउट क्वालिटी कैन यू रेंडर एजुकेशन। हमने कई स्कीम लाई, जैसे कि मिड डे मील सही में ये बहुत बड़ा आधार था कि हमारे बच्चों को घरों से विद्यालय तक ले आया, लेकिन कब तक बच्चे विद्यालय में रुके हुए रहते थे? जब तक खाना मिलता था। जैसे घंटी बजी वैसे बच्चे खाना खा के चले गए। सेकेंड हाफ में हमारे स्कूल्स ऑलमोस्ट खाली मिला करते थे। क्यों? क्योंकि मिड डे मील इज नॉट द ओनली थिंग दैट कैन कीप द चाइल्ड इन द क्लास, इट इज द टीचर। और इसीलिए इस बुनियाद के साथ मैं बोलती हूँ कि आज जितना भी टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट कर जाए इस कोविड के साथ, एक टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। एक टीचर की टीचिंग को एनहांस कर सकता है, एक टीचर के टीचिंग को सार्थक बना सकता है, लेकिन एक टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। So with that we can say that NCFT का जो मेजर करिकुलम फ्रेमवर्क बना और NCFT के जो मेजर आधार बने, जिसमें हम बता सकते हैं कि मेजर एम्स लर्निंग प्रोसेस में हम फील्ड एक्सपोजर को बहुत बड़े तरीके से मूव ऑन किए हम इनटू द आउटकम, द प्रोडक्ट वाज टू बी अ teacher who had aims and ideas, who was ready to go to different parts of India, जो ये नहीं बोल रहा था जो नहीं मुझे एक शहर के स्कूल चाहिए और एक टेक्नो सेवी रूम चाहिए, जो इतना मजबूत बना, जो भारत के हर कोने में, हर रिमोट कोने में जाके दीप से दीप जलाए के आधार पर शिक्षा को बढ़ाने के लिए तत्पर हो उठा। वही था हमारा एनसीएफ का आधार, वही था हमारा एनसीएफटी का आधार। और हम जानते हैं कि आज भी हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं, लेकिन हम अपनी वार्ता को इस बात के साथ समाप्त करना चाहेंगे कि हम होंगे कामयाब एक दिन। बस वी हैव टू गो ऑन डूइंग वर्क, मोर वर्क एंड सिंसियर वर्क। वर्क एज अ पर्सन वी कैन वर्क एज लॉन्ग एज वी ब्रीथ। और जैसे कि हमारे गांधी जी कहते थे, अ जेंटल शेक कैन चेंज द वर्ल्ड। खेल उठिए, बैठ उठिए, हम शिक्षक हैं, हम चीजों को बदल सकते हैं। धन्यवाद। Okay, ma'am. Thank you. ओके सर, मैं स्विच ऑफ कर जाऊं सर? हेलो। हाँ जी मैम, आप